नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक प्रश्न को देख लेते हैं। हु ऑर्गेनाइज्ड द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी? निर्वाचन अखंडता पर स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया था इंटरनेशनल IDEA एंड स्वीडिश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इंटरनेशनल IDEA और स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है वह 10 जून से 12 जून के बीच 2025 में हुआ है। स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ है और यह अवसर था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल IDEA के 30वें एनिवर्सरी का 30वें वार्षिक समारोह का था। उसी अवसर पर यह आयोजन हुआ था। इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे अभी। तो ये रहे प्रश्न आपके लिए। व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका मुख्य परिणाम था स्टॉकहोम कॉन्सेंसस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। निर्वाचन अखंडता पर स्टॉकहोम सहमति कॉन्सेंसस नामक एक डॉक्यूमेंट जो है वही इसका परिणाम था। हु डिलीवर्ड द कीनोट एड्रेस एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम सम्मेलन में मुख्य भाषण किसने दिया? तो मुख्य भाषण दिया था यहाँ पर कीनोट एड्रेस जो दिया था वो दिया था इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पर कीनोट एड्रेस दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन वाज द विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च्ड? विकसित कृषि संकल्प अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मई 29, 2025 को। हु लॉन्च द विकसित कृषि संकल्प अभियान? विकसित कृषि संकल्प अभियान किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे शुरू किया था। What is the main goal of the विकसित कृषि संकल्प अभियान? विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है कृषि को आधुनिक बनाना और किसानों को सशक्त करना। मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एम्पावर फार्मर्स। हाउ मेनी फार्मर्स आर टारगेटेड टू बी रीच्ड अंडर द कैंपेन? अभियान के तहत कितने किसानों तक पहुँचने का लक्ष्य है? तो 1.3 से 1.5 करोड़ किसानों तक पहुँचने का लक्ष्य है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ए की पार्टनर इन इम्प्लीमेंटिंग द कैंपेन? अभियान के कार्यान्वयन में कौन सा संगठन प्रमुख भागीदार है? तो इसका प्रमुख भागीदार है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज द खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन कौन सा देश करता है? तो यह आयोजित करता है मंगोलिया। यह जो है वह कई देशों का होता है और एक जो भारत और मंगोलिया के बीच होता है वह होता है नोमैडिक एलिफेंट। और यह जो है मल्टीनेशनल है, कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं, लगभग 24 देश इसमें शामिल होने इस बार। विच इंडियन रेजिमेंट पार्टिसिपेटेड इन द खान क्वेस्ट 2025 एक्सरसाइज? खान क्वेस्ट 2025 अभ्यास में भारत की कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया है कुमायूं रेजिमेंट ने। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और टॉपिक ही नया है अब तो। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया? भारत के लोकपाल की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इनकी प्राथमिक भूमिका है सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यह एक बहुत ही प्रमुख संस्था है लोकपाल। व्हाट इज द न्यू मोटो एडॉप्टेड बाय द लोकपाल ऑफ इंडिया? भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य क्या अपनाया है? तो यह नया आदर्श वाक्य है इसका एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। क्योंकि यह संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है और नागरिकों को सशक्त करती है, तो इसने अपने नए आदर्श वाक्य को अपनाया है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। इसके जो पुराने आदर्श वाक्य हैं उसका नाम है माँ गृधः कस्यचित् धनम। किसी के दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि मत डालो। उसे बदल दिया गया अब तो, और वह इस उपनिषद से लिया गया था। वाई डिड द लोकपाल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द न्यू मोटो? भारत के लोकपाल ने नया आदर्श वाक्य क्यों अपनाया है? तो यह अपनाया है टू इन्हेंस इंस्टीट्यूशनल विजिबिलिटी एंड पब्लिक आउटरीच। संस्थागत दृश्यता और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए, क्योंकि नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजागरीकरण जो है वह संस्था के आदर्श और कार्य को भी साफ साफ दर्शाता है। तो इसीलिए माँ गृधः कस्यचित् धनम की जगह इसे अपना लिया गया है। अंडर विच एक्ट वाज द लोकपाल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारत का लोकपाल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। यह कानून 2014 में लागू हुआ था और 2016 में इसमें एक बार संशोधन हुआ था। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया? भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है
अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर। पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पहले लोकपाल थे, ये याद रखिएगा। पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पहले लोकपाल थे, फर्स्ट लोकपाल थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, लोकपाल के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन दिए हैं और इसके लिए होना चाहिए उन्हें अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा अगर कोई सदस्य है रहा है लोकपाल का तो उसे भी नियुक्त किया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकपाल इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, लोकपाल में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें सदस्य हो सकते हैं अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं। हाउ मेनी जुडिशियल मेंबर्स आर देयर इन द लोकपाल, लोकपाल में कितने न्यायिक सदस्य हैं? तो इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 जो हैं वो गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल के कुल सदस्यों में से आधे जो हैं वो 50% जो हैं वो SC ST माइनॉरिटीज़ वुमेन OBC इत्यादि से होने चाहिए। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकपाल, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की कौन नियुक्ति करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकपाल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 5 ईयर्स और अंटिल एज 70, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायरमेंट लेकर फिर ये बनते हैं लोकपाल के चेयरपर्सन या सदस्य बनते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, इसलिए जो 70 साल रखा गया है ये ध्यान रखेंगे हम लोग। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द लोकपाल चेयरपर्सन इक्विवेलेंट टू, लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन किसके बराबर होता है? तो लोकपाल के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका जो वेतन होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन भत्ते इत्यादि के बराबर होता है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द लोकपाल मेंबर्स इक्विवेलेंट टू, लोकपाल के सदस्यों का वेतन किसके बराबर होता है? तो सदस्यों का वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सदस्य जो हैं वो जज के समकक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो चेयरपर्सन होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के समकक्ष होते हैं। व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल रिगार्डिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, लोकपाल का सार्वजनिक अधिकारियों के संबंध में क्षेत्राधिकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, केंद्र सरकार के अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं और प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी प्रधानमंत्री पर भी कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का तो उसकी जांच लोकपाल कर सकता है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द लोकपाल चेयरपर्सन और मेंबर्स, लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसे हटाने का अधिकार जो है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। और इसके लिए भी जरूरी है कि वो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट को वो एक इंक्वायरी के लिए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है और फिर उसके बाद ही हटाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हाँ लोकपाल के खिलाफ जो है वो सही शिकायत है तो हटाया जा सकता है। तो 3 कंडीशन है, प्रेसिडेंट या तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कह दे या 100 MP प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करें और तब वो सुप्रीम कोर्ट को बोले इंक्वायरी करने के लिए, या कोई पर्सन प्रेसिडेंट के सामने अपना आवेदन दे तो वो भी किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट के खुद के रिक्वेस्ट पर, 100 MP के पिटीशन पर या किसी पर्सन के पिटीशन पर ये किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और उसके बाद फिर अगर वो सही पाता है तो चेयरपर्सन मेंबर को हटाया जा सकता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ करप्शन कंप्लेंट विथ द लोकपाल, लोकपाल के पास भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 7 years फ्रॉम द ऑफेंस, अपराध से 7 वर्ष तक के ही मामले को यह देख सकता है, उससे पुराने मामले को यह नहीं देख सकता है। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द लोकपाल, लोकपाल के पास शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? तो कोई भी दर्ज कर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक इस शिकायत को दर्ज कर सकता है। विच एजेंसी कोऑर्डिनेट्स विद द लोकपाल फॉर करप्शन इन्वेस्टिगेशन, भ्रष्टाचार जांच के लिए लोकपाल के साथ कौन सी एजेंसी समन्वय करती है? तो भ्रष्टाचार की जांच इन सभी संस्थाओं में एक ही संस्था कर रही है, वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है वह लोकपाल के अंतर्गत काम करती है उस समय। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कॉन्फर्ड ऑन PM नरेंद्र मोदी बाय साइप्रस, साइप्रस द्वारा PM नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो यह सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। मकारियोस
III का ग्रैंड क्रॉस आदेश। तो मकारियोस III जो थे वो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हीं के नाम पर यह सिविलियन अवार्ड रखा गया। वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हुआ, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न हुआ वैसे वहाँ पर होता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। तो 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस गए थे तो वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदोलिदेस ने उन्हें यह सम्मान दिया और उन्होंने कहा कि यह जो है 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है और भारत और साइप्रस के बीच जो दोस्ती है उसको समर्पित करते हैं। और साइप्रस के पहले राष्ट्रपति जो थे आर्क बिशप मकारियोस III उनके नाम पर यह रखा गया है। इस तरह से मोदी जी को अब तक 23 इंटरनेशनल सिविलियन ऑनर मिल चुके हैं। 23 याद रखेंगे, इसे जीके में पूछा जा सकता है। 23 सिविलियन ऑनर उनको मिल चुके हैं। साइप्रस बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अच्छे जगह पर है, रणनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और EU काउंसिल का यह प्रेसिडेंट बनने वाला है 2026 में। तो साथ ही साथ तुर्की से इसकी बनती नहीं है, तो तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करता है, तो उस दृष्टि से भी हम देखेंगे आगे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ साइप्रस? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। विच सी सराउंड्स साइप्रस? साइप्रस को कौन सा सागर घेरता है? तो इसे घेरता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। विच कंट्री इन्वेडेड साइप्रस इन 1974? 1974 में 1974 में साइप्रस पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो तुर्की ने आक्रमण किया था और इसके आधे हिस्से को एक तरह से स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है। तो तुर्की से इसकी नहीं बनती और तुर्की की हमसे भी नहीं बनती है, तो ये हमारा दोस्त हुआ। विच करेंसी इज़ यूज इन साइप्रस? साइप्रस में कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है? तो वहाँ यूरो मुद्रा यूज की जाती है, क्योंकि यह यूरोपियन काउंसिल का सदस्य है, अध्यक्ष भी बनने वाला है 2026। साइप्रस का चीज़ पनीर जो है बहुत मशहूर है, उसको कहते हैं हलोमी। साइप्रस का शराब भी मशहूर है, वो है कमांडेरिया। और साइप्रस में ही कहा जाता है कि ग्रीक गॉडेस एफोडाइट का जन्म हुआ था। एफोडाइट जो है वो जैसे रोमन देवी वीनस है उनके समकक्ष है, उनके समान ही है। ये दोनों ही प्रेम, वासना और सुंदरता की देवी मानी जाती हैं। तो एफ्रोडाइट का जन्म भी साइप्रस में ही हुआ था, साइप्रस के तट पर हुआ था। अगर यूरोप के नक्शे में हम देखें तो साइप्रस बहुत ही छोटा सा देश दिखेगा, ये रहा साइप्रस। और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। इसकी एक तरफ ऊपर में तुर्की है और इधर सीरिया है, दाएं पूरब में सीरिया है, फिर लेबनान है, इजराइल है। दक्षिण में अगर इसके देखें तो इजिप्ट है और थोड़ी दूर पर फिर लीबिया भी है। दूर में इसका ग्रीस है जो कि इसका मित्र है। तो अगर साइप्रस के नक्शे में देखें तो साइप्रस जो है वो इसका जो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये हिस्सा उत्तरी हिस्सा, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। 1974 में जब तुर्की ने इस पर हमला किया था तो इस क्षेत्र को उसने कब्जा कर लिया और इसे एक तरह से स्वतंत्र रिपब्लिक के रूप में मान्यता दे दी है। लेकिन कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देता है। UN ने भी कह दिया है कि इसे तुर्की को यहाँ पर से आधिपत्य जो है छोड़ देना चाहिए और साइप्रस का पूरे इस क्षेत्र पर अधिकार है, लेकिन वो नहीं मान रहा है और हम लोगों को कश्मीर के बारे में ज्ञान देता है। साइप्रस के बारे में देखें तो साइप्रस में ब्रिटेन के दो सैन्य अड्डे भी हैं, ढकेलिया और अक्रोतिरी। और यहाँ पर जो फाफोस देख रहे हैं यहीं पर एफ्रोडाइट देवी का जन्म हुआ था। यहाँ पर ट्रोडोस माउंटेन है, माउंट ओलंपिया है, यहाँ का एक जो पीक है उसका नाम है। तो ये राजधानी इसकी निकोसिया है और विश्व की एकमात्र राजधानी है जो कि 2 हिस्से में बटी हुई है। तो और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है UN बफर जोन। ये UN बफर जोन है, यहाँ UN के सैनिक रहते हैं और ये दोनों क्षेत्रों के बीच जो है शांति बनाए कर रखते हैं। नाटो का सदस्य है तुर्की और फिर भी जो है वो इस क्षेत्र UN को नहीं मान रहा है। तो यही है विडंबना दुनिया की। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज आयुष निवेश सारथी? आयुष निवेश सारथी क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द आयुष सेक्टर। आयुष क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक मंच है आयुष निवेश सारथी। हाउ मच FDI इज अलाउड इन द आयुष सेक्टर? तो आयुष सेक्टर में कितना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अनुमति दी गई है? तो यह दिया गया है
100% थ्रू ऑटोमेटिक रूल, स्वचालित मार्ग से 100%। विच सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आयुष, पारंपरिक चिकित्सा की कौन सी प्रणाली आयुष में शामिल नहीं है? तो यह है एक्यूपंक्चर शामिल नहीं है। इसमें कई सारे शामिल हैं, आयुर्वेदा शामिल है, सिद्धा शामिल है, होम्योपैथी शामिल है, इसके अलावा नेचुरोपैथी भी शामिल है, इसके अलावा यूनानी भी शामिल है, होम्योपैथी तो शामिल है ही। तो आयुष का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे तो योगा भी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें सोवा रिगपा भी शामिल है। सोवा रिगपा जो है वह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश इत्यादि जगहों पर पारंपरिक चिकित्सा के रूप में अपनाया जाता है। और नेचुरोपैथी, योगा भी है ही, एक्यूपंक्चर शामिल नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच एरोप्लेन क्रैश्ड इन अहमदाबाद रिसेंटली? अहमदाबाद में हाल ही में कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 171 जो है वह एयर इंडिया का फ्लाइट 171 वह यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। When did Air India flight AI 171 crash in अहमदाबाद? एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद में कब दुर्घटनाग्रस्त हुई? तो यह दुर्घटनाग्रस्त हुई 12 जून 2025 को। व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट वाज एयर इंडिया फ्लाइट AI 171? एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 किस प्रकार का विमान था? तो यह था बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, 787-8 ड्रीमलाइनर इसका नाम था, याद रखेंगे ड्रीमलाइनर, इतने से भी काम चल जाएगा परीक्षा में। वेयर वाज एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बाउंड फॉर व्हेन इट क्रैश्ड? एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त होने के समय कहाँ जा रही थी? तो यह जा रही थी लंदन गैटविक। लंदन में ही गैटविक और लंदन में ही हीथ्रो हवाई अड्डा है, तो लंदन जा रहा था गैटविक हवाई अड्डा। What was the reported death toll of the Air India flight AI 171 crash? एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटना में मृतकों की संख्या क्या थी? तो 274 थी मृतकों की संख्या। What was a possible cause of the Air India flight AI 171 crash according to initial investigations? प्रारंभिक जांच के अनुसार एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटना का संभावित कारण क्या था? तो इसका कारण था ड्यूअल इंजन फेल्योर, दोनों इंजनों की विफलता ये माना जा रहा है। विच ग्रेट फिल्म पर्सनालिटीज बर्थ सेंटेनरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2025? 2025 में किस महान फिल्म हस्ती की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? तो यह मनाई जा रही है राज कपूर की। सत्यजीत रे की 2021 में थी, दिलीप कुमार की 22 में और देवानंद की 23 में थी। राज कपूर का जन्म जो है 14 दिसंबर 1924 को हुआ था, तो 100 साल तो 2024 में पूरे हुए, लेकिन वो मनाया जा रहा है अभी तक, 2025 में पूरा मनाया जाएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 2 जून 1988 को। इनका पुराना नाम था पहले श्री सृष्टिनाथ कपूर, सृष्टिनाथ कपूर नाम था इनका, और पेशावर पाकिस्तान में जन्मे थे। इन्हें ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है और इन्हें भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन की भी उपाधि दी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। कमेंट करें कि कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।